गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने नेम सुंडा बुक के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए थे, जिस टॉपिक का नाम था एंटी ट्रांसपेरेंट। इस सेशन में हम नेम सुंडा के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। First point related to wind brakes and shelter belts. First point related to wind brakes and shelter belts. Wind brakes are such a structure which break the wind flow and reduce wind speeds. यानी विंड ब्रेक्स एक ऐसी संरचना होती है जो कि विंड के स्पीड को और विंड के फ्लो को रिड्यूस कर देती है, यानी विंड की स्पीड को रिड्यूस कर देती है और विंड के फ्लो को ब्रेक कर देती है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को ही हम विंड ब्रेक्स कहते हैं। जबकि शेल्टर बेल्ट आर रो ऑफ ट्री आर श्रब्स प्लांटेड अक्रॉस द विंड डायरेक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप अगेंस्ट विंड्स, यानी कि हवा के विरुद्ध फसलों को बचाने के लिए जिस तरफ से हवा आती है उसी के अक्रॉस श्रब्स को लगा दिया जाता है, या फिर पौधे के पत्तियों को लगाया जाता है ताकि फसल को उस हवा के वेग से बचाया जा सके। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को ही हम शेल्टर बेल्ट्स के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट। विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट्स प्रोवाइड्स द प्रोटेक्टिव शेल्टर्स अगेंस्ट desiccating winds to the extent of 5 to 10 times the height of tall tree on windward side and up to 30 times on leeward sides। यानी विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट्स यह शेल्टर या डेसिकेटिंग विंड यानी जो हवा का तेज वेग होता है उसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं शेल्टर बेल्ट। यदि विंडवर्ड साइड देख लेते हैं, विंडवर्ड साइड क्या होता है, तो यही होता है, ये आपका विंडवर्ड साइड होता है, ये आपका लीवर्ड साइड होता है। तो 5 to 10 times द हाइट ऑफ टॉल ट्री ऑन विंडवर्ड साइड एंड अप टू 30 times ऑन लीवर्ड साइड्स, यानी 5 से 10 गुना अधिक ऊंचाई के पौधे विंडवर्ड साइड पे उगाए जाते हैं और लीवर्ड साइड पर 30 गुना अधिक यानी 30 गुना अधिक हाइट के प्लांट्स जो है, यानी फसल से 30 गुना अधिक हाइट के प्लांट्स लीवर्ड साइड में उगाए जाते हैं। इसकी हाइट 30 गुना ज़्यादा और इसकी हाइट जो होती है वो 5 से 10 गुना हाइट ज़्यादा रखी जाती है। 7वें नंबर का टॉपिक है एग्रो फॉरेस्ट्री। 7th नंबर का टॉपिक एग्रो फॉरेस्ट्री है। डिस्कस अबाउट एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री इज ए सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एग्रो फॉरेस्ट्री जो होता है वो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट का एक सिस्टम होता है विच इंक्रीज द यूज ऑफ लैंड, जो कि लैंड की यूज को बढ़ाता है, यानी कि यह लैंड के यूज को बढ़ाता है। कंबाइन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, इसके साथ ही साथ फसल के उत्पादन को भी बढ़ाने का काम करता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री में फ्रूट फॉरेस्ट प्लांट्स एंड आर एनिमल्स, यानी इसमें फ्रूट फॉरेस्ट लैंड्स एंड एनिमल्स आते हैं। फिर से एग्रो फॉरेस्ट्री इज ए सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एग्रो फॉरेस्ट्री एक सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट का सिस्टम होता है जिसमें लैंड की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए उसमें फसल के उत्पादन के साथ साथ उसमें फ्रूट्स लगा दिया जाता है, फॉरेस्ट प्लांट्स लगा दिया जाता है, या फिर एनिमल्स का वहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। तो इस प्रकार के कल्टीवेशन को ही हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एग्रो फॉरेस्ट्री, इट इज आल्सो नोन एज ट्री क्रॉप प्लांटिंग सिस्टम, यानी एग्रो फॉरेस्ट्री को एग्रो का मतलब होता है प्लांट एंड एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर एंड एग्रो का मतलब होता है क्रॉप प्रोडक्शन, फॉरेस्ट्री का मतलब होता है फॉरेस्ट लैंड, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ जब हम किसी भी प्रकार के फॉरेस्ट को उगाते हैं तो उस प्रकार के सिस्टम को एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ट्री क्रॉप प्लांटिंग सिस्टम, यानी कि
एग्री फॉरेस्ट्री को हम ट्री और क्रॉप प्लांटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी एग्रो फॉरेस्ट्री के अवयव कौन कौन से अवयव होते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के। तो पहले नंबर का अवयव है एग्री सिल्वीकल्चर। पहले नंबर पे क्या आता है, तो एग्री सिल्वीकल्चर। फर्स्ट कंपोनेंट इज एग्री सिल्वीकल्चर। द ग्रोविंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स अलॉन्ग विथ द फॉरेस्ट ट्री इज नोन एज एग्री सिल्वीकल्चर। यानी कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ ही साथ जब हम फॉरेस्ट ट्री को भी साथ में उगाते हैं तो इस प्रकार के कल्टीवेशन को एग्री सिल्वीकल्चर के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू एग्री सिल्वीकल्चर, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट क्रॉप्स, इसी को हम सिल्वीकल्चर के नाम से जानते हैं। यानी सिल्वीकल्चर इज इक्वल टू एग्रीकल्चरल क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट क्रॉप, दैट इज कॉल्ड एग्री सिल्वीकल्चर। सेकेंड पॉइंट सिल्वोपास्चोरल सिस्टम। सिल्वोपास्चोरल सिस्टम यानी सिल्वोपास्चोरल सिस्टम का मतलब होता है सिल्वर पास्चोरल सिस्टम इज इक्वल टू सिल्वीकल्चर करते हैं, यानी कि सिल्वीकल्चर करते हैं, इसके साथ ही साथ पास्चर का मैनेजमेंट करते हैं। यानी फॉरेस्ट आर मैनेज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वुड एज वेल एज फॉर अर्निंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल। यानी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के पालन के साथ ही साथ जब हम लकड़ी का उत्पादन भी करते हैं तो इस प्रकार के फॉरेस्ट को सिल्वीपास्चोरल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। फिर से सिल्वीपास्चोरल सिस्टम का मतलब होता है फॉरेस्ट आर मैनेज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वुड एज वेल एज फॉर रियरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। यानी सिल्वीपास्चोरल का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ लकड़ी या फॉरेस्ट के उत्पादन के साथ ही साथ जब हम वहाँ पर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के पालने के बारे में भी सोचते हैं तो उस प्रकार के सिस्टम को सिल्वोपास्चोरल सिस्टम के नाम से जानते हैं। सिल्वोपास्चोरल सिस्टम का मतलब होता है सिल्वीकल्चर प्लस पास्चर मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट है रिलेटेड टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो सिल्वोपास्चोरल सिस्टम, यानी कि एग्रीकल्चरल क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद फॉरेस्ट क्रॉप्स का प्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद पास्चर का मैनेजमेंट करेंगे। तीनों को मिलाकर एग्रो सिल्वोपास्चोरल सिस्टम के नाम से जानते हैं। फोर्थ नंबर का कंपोनेंट्स है एग्रो फॉरेस्ट्री का एग्री हर्टी सिल्वीकल्चर सिस्टम। यानी एग्री मतलब एग्रीकल्चरल क्रॉप्स उगाएंगे, हॉर्टिकल्चर मतलब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को उगाएंगे, सिल्वीकल्चर मतलब फॉरेस्ट ट्री को उगाएंगे। यानी एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ साथ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के साथ साथ सिल्वीकल्चर क्रॉप्स को भी उगाते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम को एग्री हर्टी सिल्वीकल्चर पास्चर सिस्टम के नाम से जानते हैं। फिफ्थ कंपोनेंट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर सिस्टम, यानी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ साथ जब हम फॉरेस्ट क्रॉप्स को उगाते हैं फिर इसी के साथ साथ फॉरेस्ट का प्रोडक्शन करते हैं तो इस प्रकार के कल्टीवेशन को एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर के नाम से जानते हैं। यूनिट नंबर 4 रिलेटेड टू एग्रोनॉमी, यानी एग्रोनॉमी से संबंधित यूनिट नंबर चौथा क्या है इसमें, तो एग्रोनॉमी से संबंधित यूनिट नंबर चौथे में किसके बारे में डिस्कस किया गया है, तो इसमें आपका डिस्कस किया गया है क्या है, तो एग्रोनॉमिक मेजर्स, यानी सीधे सीधे कहने का तात्पर्य क्या है, तो यूनिट नंबर 4 में दिया है, यानी एग्रोनॉमी का यूनिट नंबर 4 में सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। यानी कि सॉइल का कंजर्वेशन हम किस किस मेजर्स के द्वारा करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। पहले नंबर का सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स हैं एग्रोनॉमिक मेजर्स में फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एग्रोनॉमिक मेजर्स एडॉप्टेड वेयर स्लोप इज लेस देन 2% एंड इरोजन प्रॉब्लम्स आर नॉट सर्व, यानी कि वह स्थान जहाँ पर स्लोप 2% से कम होता है और इरोजन की प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती है, तो इस प्रकार के कंडीशंस को हम एग्रोनॉमिक मेजर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एग्रोनॉमिक मेजर्स इट इंक्लूड्स कंटूर कल्टीवेशन, टिलेज, मल्चिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, यानी एग्रोनॉमिक मेजर्स में कंटूर का कल्टीवेशन किया जाता है, टिलेज ऑपरेशन किया जाता है, मल्चिंग किया जाता है एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग किया जाता है। दूसरे नंबर ये तो पहले नंबर का एग्रोनॉमिक मेजर्स था। अब हम बात करते हैं इसी में पहले पार्ट को, तो कंटूर कल्टीवेशन डिस्कस अबाउट कंटूर कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है,
कंटूर कल्टीवेशन का मतलब होता है, फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू कंटूर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स बाई सोविंग अक्रॉस द स्लोप, यानी कि ढाल के विपरीत दिशा में यदि हम किसी भी फसल को उगाते हैं तो इस प्रकार के कल्टीवेशन को ही कंटूर कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू कंटूर कल्टीवेशन, इट कंजर्व सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर, यानी कि कंटूर कल्टीवेशन जो होता है वह सॉइल का कंजर्व करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बचाता है और वाटर इरोजन को भी यह बचाता है। यानी फिर से इट कंजर्व सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल वाटर, यानी सॉइल में जो वाटर की मात्रा होती है उसको कंजर्व करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को कंजर्व करता है और सॉइल को भी कंजर्व करने का काम कौन करता है, सॉइल इरोजन को भी कंजर्व कौन करता है, तो कंटूर कल्टीवेशन करता है। सेकेंड टाइप क्या है, तो सेकेंड टाइप है आपका मल्चिंग का मतलब होता है मल्च इज एनी मटेरियल अप्लाइड ऑन द सॉइल सरफेस टू चेक इवापोरेशन एंड इम्प्रूव द सॉइल वाटर, यानी सॉइल वाटर को इम्प्रूव करने के लिए इवापोरेशन को रोकने के लिए सॉइल के सरफेस पे हम किसी भी प्रकार के मटेरियल को यदि अप्लाई करते हैं तो इस प्रकार के मटेरियल को मल्च के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू मल्चिंग, एग्जाम्पल के तौर पर क्रॉप रेजिड्यू आता है मल्चिंग के अंतर्गत, लिप्स आता है मल्चिंग के अंतर्गत, मैन्योर्स आता है मल्चिंग के अंतर्गत, पॉलीइथाइलिन फिल्म आता है मल्चिंग के अंतर्गत, यानी क्रॉप रेडिड्यू मल्चिंग के अंतर्गत आता है, लिप्स आपका मल्चिंग के अंतर्गत आता है, मैन्योर्स आपका मल्चिंग के अंतर्गत आता है, पॉलीइथाइलिन फिल्म भी आपका मल्चिंग के अंतर्गत आता है। थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू मल्चिंग, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टैक्टिस टू कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड रिड्यूस इरोजन फॉर एग्रीकल्चर इन ड्राई रीजन्स, यानी सूखे क्षेत्रों में एग्रीकल्चर के लिए इरोजन को रिड्यूस करने के लिए और सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए जिस भी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस का प्रयोग करते हैं उसी को मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैक्टिस टू कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर, यानी मल्चिंग जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए विधि होती है और सूखे क्षेत्रों में एग्रीकल्चर के लिए इरोजन को भी कम करने का काम करता है, तो मल्चिंग करता है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर पॉइंट है एग्रोनॉमिक मेजर्स में क्या क्या आता है, तो एग्रोनॉमिक मेजर्स में यही तीन चीज़ आता है। एग्रोनॉमिक मेजर्स में क्या क्या आता है, तो एग्रोनॉमिक मेजर्स में दिया तो है कंटूर कल्टीवेशन दिया है, टिलेज दिया है, मल्चिंग दिया है, स्ट्रिप क्रॉपिंग दिया है। तो पहला कंटूर कल्टीवेशन डिस्कस कर चुके हैं, टिलेज का डिस्कस नहीं किए हैं, मल्चिंग डिस्कस कर चुके हैं और चौथे नंबर पे आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग। ये सभी जो होते हैं एग्रोनॉमिक मेजर्स के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर स्लोप 2% से कम होता है और सॉइल 2% से कम होता है और इरोजन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती, तो वहाँ पर ये सब सिस्टम अपनाया जाता है। तीसरे नंबर का सिस्टम है किसके अंतर्गत, तो एग्रोनॉमिक मेजर्स के अंतर्गत तीसरा मेथड जो आता है आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग आता है। सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग इन विच लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप्स ऑफ इरोजन रेसिस्टिंग क्रॉप्स क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स आर alternated with strips of erosion permitting crops, यानी सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग इन विच लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप्स ऑफ इरोजन रेसिस्टिंग क्रॉप्स आर अल्टरनेटेड विथ स्ट्रिप्स ऑफ इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स, यानी स्ट्रिप क्रॉपिंग किसे कहते हैं, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग इन, यानी कि क्रॉपिंग का वह सिस्टम जिसमें लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप्स में इरोजन को रोकने वाले फसलों को उगाते हैं, जिसे हम क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स के अंतर जानते हैं। और यह अल्टरनेटेड होता है, ठीक, यह जो होता है वो स्ट्रिप्स में अल्टरनेटेड होता है, जो कि इरोजन को परमिटिंग क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स होते हैं। फिर से स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब क्या होता है, तो सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग मतलब क्रॉपिंग का वह सिस्टम इन विच लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप्स, जिसमें लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप इरोजन रेसिस्टिंग क्रॉप्स, यानी कि इरोजन को रोकने वाले फसल्स को लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप्स में उगाया जाता है, जिसे हम क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। आर अल्टरनेटेड विथ स्ट्रिप्स, जो कि एकांतरण यानी स्ट्रिप्स में एकांतर तरीके से इसको लगाया जाता है, जो कि इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स के अंतर्गत माने जाते हैं। सेकेंड मेथड किसके अंतर्गत, तो सेकेंड मेथड है, ये कौन सा मेथड है, तो सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, यानी सेकेंड जो सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स होता है वो क्या होता है, तो सेकेंड सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स क्या होता है, तो ये आपका मैकेनिकल मेजर्स होता है। मैकेनिकल मेजर्स किसके अंतर्गत आता है, तो मैकेनिकल मेजर्स जो होता है वो सेकेंड सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मैकेनिकल मेजर्स अडॉप्टेड टू सप्लीमेंट द एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस एंड व्हेन लैंड स्लोप इज मोर देन 2%, यानी सप्लीमेंटल द एग्रोनॉमिकल
प्रैक्टिसेस, यानी कि वो मैकेनिकल मेजर्स में क्या आता है, तो एडॉप्टेड टू सप्लीमेंटल द एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस एंड व्हेन लैंड स्लोप इज मोर देन 2%, मतलब कि मैकेनिकल मेजर्स में एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस के सप्लीमेंट के लिए अडॉप्ट किया जाता है। फिर से अडॉप्टेड टू सप्लीमेंट द एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस, यानी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस के सप्लीमेंट के लिए मैकेनिकल मेजर्स को अडॉप्ट किया जाता है। और वह स्थान जहाँ का स्लोप 2% से अधिक होता है वहाँ पर मैकेनिकल मेजर जो होता है वो फॉलो किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इट इंक्लूड्स फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, यानी इसके अंतर्गत यानी कि मैकेनिकल मेजर्स के अंतर्गत बहुत सारे मेथड्स आते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो कि पहले नंबर का मैकेनिकल मेजर्स है, यानी पहले नंबर का मैकेनिकल मेजर्स है कंटूर बॉन्डिंग, यानी पहले नंबर का जो मैकेनिकल मेजर्स है वो आपका कंटूर बॉन्डिंग है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू कंटूर बॉन्डिंग। कंटूर बॉन्डिंग इज अडॉप्टेड अप टू 6% स्लोप ऑफ लैंड, यानी कि जब भूमि की स्लोप 6% तक होती है तो वहाँ पर हम कंटूर बॉन्डिंग अपनाते हैं। यूज्ड इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज विथ हाई इन्फिल्ट्रेशन एंड परमिएबिलिटी, यानी कि कंटूर बॉन्डिंग उस स्थान पर उगाया जाता है, यानी कि कंटूर बॉन्डिंग एरिड एंड सेमी एरिड क्षेत्रों में अपनाया जाता है। यानी कंटूर बॉन्डिंग एरिड एंड सेमी एरिड क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन एंड परमिएबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट मैकेनिकल मेजर्स है ग्रेडेड बॉन्डिंग, यानी नेक्स्ट मैकेनिकल मेजर्स क्या है, तो नेक्स्ट मैकेनिकल मेजर आपका ग्रेडेड बॉन्डिंग है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ग्रेडेड बॉन्डिंग रिकमेंडेड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल ऑफ मोर देन 800 मिलीमीटर पर ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष 800 मिलीमीटर से अधिक जिस क्षेत्र में रेनफॉल प्राप्त होता है उसी को हम ग्रेडेड बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। फिर से ग्रेडेड बॉन्डिंग फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ग्रेडेड बॉन्डिंग रिकमेंडेड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल ऑफ मोर देन 800 मिलीमीटर पर ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष 800 मिलीमीटर से अधिक जिस क्षेत्र में रेनफॉल प्राप्त होता है उसी को हम ग्रेडेड बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू ग्रेडेड बॉन्डिंग। इन जनरल बॉन्डिंग इज सुइटेबल फॉर लैंड्स हैविंग स्लोप फ्रॉम 2 to 10%, यानी कि सामान्य तौर पर बॉन्डिंग वहाँ पर सूटेबल होता है जहाँ पर लैंड का स्लोप 2 से 10% तक पाया जाता है, तो वहाँ पर बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट कंटूर एंड ग्रेडेड बॉन्डिंग आर मोस्टली यूज्ड इन इंडिया, यानी कि कंटूर एंड ग्रेडेड बॉन्डिंग एंड ग्रेडेड बॉन्डिंग सर्वाधिक रूप से भारत में प्रयोग किया जाने वाला मेथड होता है। तीसरे नंबर का जो मैकेनिकल मेजर्स है वो आपका सबसॉइलिंग है, यानी तीसरे नंबर का जो मैकेनिकल मेजर्स है वो सबसॉइलिंग है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सबसॉइलिंग ब्रेकिंग ऑफ hard pan of soil by the subsoiler at 30 to 60 सेंटीमीटर डेप्थ एंड 90 to 180 सेंटीमीटर इंटरवल, यानी 90 से 180 सेंटीमीटर अंतराल पर 30 से 60 सेंटीमीटर गहराई पर जब हम सबसॉइलर के द्वारा सॉइल के कठोर परत को तोड़ते हैं तो इस प्रकार के कंडीशंस को ही हम सबसॉइलिंग के नाम से जाना जाता है। फिर से ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पैन ऑफ सॉइल बाय द सबसॉइलर एट 30 to 60 सेंटीमीटर डेप्थ एंड 90 to 180 सेंटीमीटर इंटरवल, यानी 90 से 180 सेंटीमीटर अंतराल पर जब हम 30 से 60 सेंटीमीटर गहराई तक सबसॉइलर के द्वारा सॉइल के कठोर या फिर हार्ड पैन को ब्रेक करते हैं तो उसी को हम सबसॉइलिंग के नाम से जानते हैं। चौथे नंबर का जो मैकेनिकल मेजर्स है वो आपका ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम, यानी चौथे नंबर का जो मैकेनिकल मेजर्स है वो आपका BBF, जिसे ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू BBF सिस्टम सुइटेबल फॉर मैनेजिंग रेन वाटर इन डीप ब्लैक सॉइल्स, यानी कि गहरे ब्लैक सॉइल्स में रेन वाटर को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल होता है कौन, BBF सिस्टम, यानी कि BBF सिस्टम जो होता है वो सुइटेबल फॉर मैनेजिंग रेन वाटर इन डीप ब्लैक सॉइल्स, यानी डीप ब्लैक सॉइल्स में रेन वाटर को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है कौन, तो ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम। वेयर सरफेस ड्रेनेज ड्यूरिंग द मानसून पीरियड इज ए प्रॉब्लम, जहाँ पर सरफेस ड्रेनेज जो होता है मानसून पीरियड के दौरान बहुत ही समस्या का विषय बनता है, तो वहाँ पर हम ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम का प्रयोग करते हैं। फिर से ब्रॉड बेड यानी BBF सिस्टम जो होता है वो डीप ब्लैक सॉइल्स में
रेन वाटर को मैनेज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि डीप ब्लैक सॉइल्स में वाटर इरोजन की प्रॉब्लम मानसून के समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम का वहाँ पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 5वें नंबर का जो मैकेनिकल मेजर्स है वो क्या है, तो बेंच ट्रेसिंग है। यानी 5वें नंबर का जो मैकेनिकल मेजर्स है वो क्या है, तो 5वें नंबर का जो मैकेनिकल मेजर्स है वो बेंच ट्रेसिंग है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू बेंच ट्रेसिंग एडॉप्टेड इन लैंड्स वेयर स्लोप रेंजिंग फ्रॉम 16 to 33% ऑन स्टीप स्लोपिंग एंड अंडुलेटिंग लैंड, यानी कि उबड़ खाबड़ भूमि और स्टीप स्लोपिंग वाले क्षेत्र में 16 से 33% स्लोप वाले एरिया में हम बेंच ट्रेसिंग को अडॉप्ट करते हैं। फिर से बेंच ट्रेसिंग यानी 5 नंबर का जो मैकेनिकल मेजर्स है वो आपका बेंच ट्रेसिंग है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू बेंच ट्रेसिंग एडॉप्टेड इन लैंड्स वेयर स्लोप रेंजिंग फ्रॉम 16 to 33%, यानी कि बेंच ट्रेसिंग वहाँ पर अपनाया जाता है जहाँ पर भूमि का ढाल 16 से 33% होता है, ठीक, जो वो भी स्टीप स्लोपिंग एंड अंडुलेटिंग है, और जहाँ की भूमि अंडुलेटिंग यानी उबड़ खाबड़ होती है और बहुत ही ज़्यादा गहरी स्लोप वाली होती है। नेक्स्ट है 6वें नंबर का मैकेनिकल मेजर्स क्या है, तो 6वें नंबर का मैकेनिकल मेजर्स है जिंक ड्रेसिंग, यानी 6वें नंबर का जो मैकेनिकल मेजर्स है वो आपका जिंक ड्रेसिंग। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू जिंक ड्रेसिंग एडॉप्टेड इन लैंड्स विथ स्लोप 3 to 10% स्लोप, यानी जिंक ड्रेसिंग उस भूमि पर अपनाया जाता है जहाँ पर स्लोप 3 से 10% तक होता है, यानी कि जिंक ड्रेसिंग उस स्थान पर अपनाया जाता है जहाँ पर भूमि का स्लोप 3 से 10% तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू जिंक ड्रेसेस आर कंस्ट्रक्टेड इन मीडियम टू डीप सॉइल्स इन मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरियाज, मतलब मध्यम से अधिक रेनफॉल एरिया में डीप सॉइल्स, मीडियम टू डीप सॉइल्स में जिस स्ट्रक्चर को बनाया जाता है उसी को जिंक ट्रेसेस के नाम से जानते हैं। फिर से जिंक ट्रेसेस आर कंस्ट्रक्टेड इन मीडियम टू डीप सॉइल्स इन मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरिया, मतलब मॉडरेट से हाई रेनफॉल एरिया में डीप सॉइल्स, मीडियम टू डीप सॉइल्स में जिस स्ट्रक्चर को बनाया जाता है उसी को जिंक ट्रेसेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 6वें नंबर का जो क्या है, तो 6ठे नंबर पे आपको क्या है भैया, 6ठे नंबर पे दिया है वेजिटेटिव बैरियर्स, यानी 7वें नंबर पे कौन सा मैकेनिकल मेजर्स आता है, तो 7वें नंबर का मैकेनिकल मेजर्स वेजिटेटिव बैरियर्स है। देज आर क्लोजली स्पेस्ड प्लांटेशंस यूजुअली ए फ्यू रोज ऑफ ग्रासेस आर श्रब्स ग्रोन अलोंग कंटूर फॉर इरोजन कंट्रोल, यानी इरोजन कंट्रोल के लिए कंटूर्स के बीच में जब हम श्रब्स को उगाते हैं या फिर घास की पत्तियों को, यानी कुछ घास की पत्तियों को समानता उगाते हैं या फिर स्पेस्ड प्लांटेशन करते हैं, क्लोजली स्पेस्ड प्लांटेशन करते हैं, तो इसे ही वेजिटेटिव बैरियर्स के नाम से जानते हैं। फिर से देज आर क्लोजली स्पेस्ड प्लांटेशंस यूजुअली ए फ्यू रोज ऑफ ग्रासेस आर श्रब्स ग्रोन अलोंग कंटूर्स फॉर इरोजन कंट्रोल, यानी इरोजन कंट्रोल को करने के लिए इरोजन कंट्रोल यानी कि सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए कंटूर्स के बीच में, यानी कि कंटूर्स के बीच में जब हम घासों को उगाते हैं, ठीक, यानी झाड़ियों को उगाते हैं या फिर घासों को उगाते हैं या फिर कुछ स्पेस्ड प्लांटेशन यानी क्लोजली प्लेस्ड प्लांटेशन क्रॉप्स को उगाते हैं, तो इस प्रकार के सिस्टम को ही हम वेजिटेटिव बैरियर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट खस नेक्स्ट ग्रास है, यानी कि वेजिटेटिव बैरियर्स में कौन सा घास पार्टिसिपेट करता है, तो वेजिटेटिव बैरियर्स में घास पार्टिसिपेट करता है, जिसका साइंटिफिक नेम वेटिवेरिया जिलैनिका होता है। इज द मोस्ट सुइटेबल प्लांट फॉर दिस पर्पज, यानी कि वेजिटेटिव बैरियर्स पर्पज से, यानी वेजिटेटिव बैरियर्स के पर्पज के लिए सर्वाधिक सुइटेबल प्लांट्स के रूप में घास का प्रयोग करते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम वेटिवेरिया जिलैनिका होता है। नेक्स्ट है 8वें नंबर का, तो वर्टिकल मल्चिंग यानी 8वें नंबर का जो पॉइंट है वो आपका वर्टिकल मल्चिंग है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू वर्टिकल मल्चिंग, डिगिंग नैरो ट्रेंचेज अक्रॉस द स्लोप एट इंटरवल्स एंड प्लेसिंग द स्ट्रा और क्रॉप रेजिड्यू इन दिस ट्रेंचेज, यानी डिगिंग नैरो ट्रेंचेज, यानी कि नैरो ट्रेंचेज को खोद कर उसी में अक्रॉस द स्लोप यानी ढाल के विपरीत दिशा में नैरो ट्रेंचेज को खोद कर और
उस एक अंतराल में, यानी कि मतलब सीधे सीधे डिजिंग नैरो ट्रेंचेज अक्रॉस द स्लोप एट इंटरवल एंड प्लेसिंग द स्ट्रा और क्रॉप रेजिड्यू इन दिस ट्रेंचेज, यानी कि ढाल के विपरीत दिशा में खाई को खोदकर या फिर ट्रेंच को खोदकर प्रत्येक, यानी कि एक अंतराल में, यानी एक अंतराल में ढाल के विपरीत दिशा में जब हम नैरो ट्रेंचेज को खोदते हैं और उसी में भूसा हो या फिर फसल के अवशेष को भर देते हैं, तो इस प्रकार के मल्चेज को हम वर्टिकल मल्चेज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन कॉफ़ी गार्डन्स, यानी कि कॉफ़ी के गार्डन्स में कौन सा मल्चिंग प्रयोग करते हैं, तो कॉफ़ी के गार्डन में सर्वाधिक जो है, कॉफ़ी के गार्डन में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला मल्चिंग कौन सा होता है, तो वर्टिकल मल्चिंग होता है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5। अगला है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में क्या कह रहा है, तो यूनिट नंबर 5 में, यानी एग्रोनॉमी का जो यूनिट नंबर 5 है, एग्रोनॉमी से संबंधित यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 में क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया गया है। तो क्लाइमेट में क्या आता है, तो क्लाइमेट के अंतर्गत आपका वीदर आता है। वीदर क्या होता है, तो वीदर एक प्रकार की स्टेट या फिर कंडीशंस होती है, यानी कि ये स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एंड एट ए गिवन टाइम, यानी एक दिए गए निश्चित समय में एक दिए गए निश्चित स्थान पर वायुमंडल की वह दशा या फिर वह अवस्था, मतलब एक दिए गए समय में एक दिए गए स्थान पर वायुमंडल की दशा या फिर अवस्था को वीदर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एटमॉस्फेयर, डिस्कस अबाउट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से आप क्या समझते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर, इट इज ए कलरलेस, टेस्टलेस एंड अडरलेस मिक्सचर ऑफ गैसेज दैट सराउंड द अर्थ, यानी पृथ्वी के चारों ओर गैसों से घिरा हुआ कलरलेस, टेस्टलेस एंड अडरलेस मिक्सचर को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। फिर से, इट इज ए कलरलेस, टेस्टलेस एंड अडरलेस मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी के सतह के चारों ओर कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस गैसों के मिश्रण को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर, इट एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर, यानी कि एटमॉस्फेयर का विस्तार कहाँ किस ऊंचाई तक होता है, तो एटमॉस्फेयर के हाइट का जो विस्तार होता है वो कितना तक होता है, तो 1600 किलोमीटर, यानी 0 से लेके 1600 किलोमीटर तक होता है। थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर, हाउएवर 99% ऑफ टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज विथिन ए हाइट ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह से 40 किलोमीटर ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर की लगभग 99% जो होता है वह 99% जो टोटल मास होता है वो इतने में ही देखने को मिलता है, और जी 1% में 40 किलोमीटर के ऊपर जो लेयर पाया जाता है उसमें पाया जाता है। फिर से, हाउएवर 99% ऑफ टोटल मास, यानी टोटल मास का 99% भाग जो होता है वो केवल 40 किलोमीटर ऊंचाई तक देखने को मिलता है। फिर इसके बाद 1% भाग में सभी प्रकार की जो लेयर्स होती हैं वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर बेस्ड ऑन वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंसेस, एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इन 2 4 लेयर्स, यानी कि वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंसेस के आधार पर, एटमॉस्फेयर को चार लेयर्स में बांटा गया, यानी बेस्ड ऑन वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंसेस एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इन 2 4 लेयर्स, यानी वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंसेस के आधार पर एटमॉस्फेयर को निम्नलिखित 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका ट्रोपोस्फेयर, पहले पे आपका ट्रोपोस्फेयर है, दूसरे पे आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, और तीसरे पे क्या है, तीसरे पे आपका मेजोस्फेयर है, चौथे नंबर पे आपका थर्मोस्फेयर है। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है ट्रस्ट मी थिक्स, यानी TR से हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर, TRU से हो जाएगा आपका ट्रोपोस्फेयर, ST से हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, ME से हो जाएगा मेजोस्फेयर, TS से हो जाएगा थर्मोस्फेयर एंड EX से हो जाएगा एक्सोस्फेयर। इसके लिए जो टेम्परेचर डिफरेंसेस होता है उसके लिए ट्रिक है डी
2 दीदी 2, यानी पहले में आपका टेम्परेचर, पहले एटमॉस्फेरिक लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, दूसरे में इंक्रीज होगा, फिर तीसरे में डिक्रीज होगा, फिर चौथे में इंक्रीज होगा, फिर पाँचवें में आपका डिक्रीज होगा। यही ट्रिक है पांचों के लिए। तो पॉइंट नंबर हम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर से संबंधित लेयर्स है। पहले नंबर पे आपका आता है ट्रोपोस्फेयर। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ट्रोपोस्फेयर, इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर का सबसे निचला भाग कौन सा होता है, तो आपका ट्रोपोस्फेयर है। इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी सर्वाधिक लेयर्स का, यानी एटमॉस्फेयर का सर्वाधिक लोअर जो लेयर होता है वो आपका ट्रोपोस्फेयर होता है, और सबसे डेंस पार्ट होता है, यही सबसे डेंस पार्ट होता है, इसमें दिया है, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ट्रोपोस्फेयर, एक्सटेंडिंग अप टू ए हाइट ऑफ 8 to 18 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह से पोलर रीजन से लेंगे, यदि पोलर रीजन से, यही हमारा पोलर रीजन से लेंगे तो 8 से 18 किलोमीटर इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक, पोलर रीजन से 8 किलोमीटर और इक्वेटर से 18 किलोमीटर होता है डिस्टेंस इसका। फिर से तो सेकेंड पॉइंट, एक्सटेंडिंग अप टू ए हाइट ऑफ 8 to 18 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह से 8 से 18 किलोमीटर तक इसका विस्तार होता है ट्रोपोस्फेयर का। यदि पोलर रीजन से लिया जाए तो 8 किलोमीटर और इक्वेटर से लिया जाता है तो इसका ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, यानी टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ 6 डिग्री पर किलोमीटर, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर पर 6 डिग्री रेट जो होता है वो ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटता चला जाता है। फिर से सीधा कहने का मतलब इसका ये है कि टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में कमी देखने को मिलती है। कितना कमी देखने को मिलता है, तो यह 6 डिग्री पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर यदि हम ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो 6 डिग्री जो होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ट्रोपोस्फेयर, इट इन्फ्लुएंसेस अर्थ क्लाइमेट, यानी कि पृथ्वी की क्लाइमेट को बढ़ाने का या फिर बढ़ावा देने का काम कौन करता है, तो ट्रोपोस्फेयर, यानी कि सभी प्रकार के जो अर्थ क्लाइमेट, यानी इट इन्फ्लुएंसेस अर्थ क्लाइमेट, यानी पृथ्वी के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कौन करता है, तो ट्रोपोस्फेयर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डेंस पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर का सबसे घना पार्ट कौन सा होता है, तो ट्रोपोस्फेयर होता है। कंटेंट्स 85% ऑफ थर्मोस्फेयर द एटमॉस्फेयर मास, यानी कि मान लीजिए 100% पूरा एटमॉस्फेयर का मास है तो उसमें से केवल 85% जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर ही पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ट्रोपोस्फेयर, ऑल वेदर फिनोमिना लाइक क्लाउड्स, रेन्स, मिस्ट, फॉग, ड्यू एट्सेट्रा अकर्स इन ट्रोपोस्फेयर, यानी सभी प्रकार की जो मौसमी घटनाएं होती हैं जिसमें क्लाउड्स बनता है, रेन का फॉर्मेशन होता है, मिस्ट का फॉर्मेशन होता है, फॉग का फॉर्मेशन होता है, ड्यू का फॉर्मेशन होता है, सभी प्रकार की जो घटनाएं देखने को मिलती है वो ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलती है। सेकेंड नंबर का टॉपिक कौन सा है, तो सेकेंड नंबर का लेयर है तो स्ट्रेटोस्फेयर। सेकेंड नंबर का लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू स्ट्रेटोस्फेयर, इट इज ए सेकेंड मेजर एटमॉस्फेरिक लेयर विच लाइज बियॉन्ड द हाइट ऑफ 8 to 18 किलोमीटर एंड एक्सटेंडिंग अप टू 50 किलोमीटर, यानी स्ट्रेटोस्फेयर का जो एक्सटेंट है, विस्तार है, पोलर रीजन से 8 से लेकर 50 किलोमीटर तक होता है, जबकि इक्वेटर से 18 से 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। और यह सेकेंड एटमॉस्फेयर का दूसरा लेयर होता है, यह एटमॉस्फेयर का दूसरा लेयर होता है। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू स्ट्रेटोस्फेयर, इट इज़ वार्मेस्ट लेयर, इंक्रीज टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो सबसे गर्म लेयर होता है, यानी कि वार्मेस्ट लेयर माना जाता है। यानी स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो एटमॉस्फेयर का सबसे गर्म लेयर माना जाता है, क्योंकि इंक्रीज टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता रहता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू स्ट्रेटोस्फेयर, इट इज़ द एक्चुअल सीट ऑफ मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन एयर, यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस यानी हवा में। फिर से
इट इज़ द एक्चुअल सीट ऑफ मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन एयर, यानी कि स्टेटोस्फेयर्स में एयर में फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होता है वो सर्वाधिक रूप से देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू स्टेटोस्फेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर की उपस्थिति के कारण ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए इसे वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर यूवी रेज आर अब्जॉर्ब्ड, यहाँ पर यानी स्टेटोस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रेज होता है वो अवशोषित हो जाता है। हेंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फेयर, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो अवशोषित हो जाती है, इसी के कारण इसे ओजोनोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है, यानी स्टेटोस्फेयर को हम ओजोनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू स्टेटोस्फेयर, मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज प्रेजेंट अबाउट ए हाइट ऑफ 25 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह से 25 किलोमीटर ऊंचाई तक इसमें ओजोन की सर्वाधिक कंसंट्रेशन पाई जाती है, यानी कि ओजोन का सर्वाधिक कंसंट्रेशन स्ट्रेटोस्फेयर में पृथ्वी की सतह से 25 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। तीसरे नंबर का लेयर है मेजोस्फेयर, तीसरे नंबर का लेयर है मेजोस्फेयर। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मेजोस्फेयर, इट लाइज एबव द स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि मेजोस्फेयर जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर पाया जाता है। हाइट ऑफ 50 किलोमीटर एक्सटेंडिंग अप टू 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई का विस्तार होता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मेजोस्फेयर, इट इज ए कोल्ड रीजन, यानी मेजोस्फेयर जो होता है वो ठंडा रीजन के रूप में जाना जाता है। थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू मेजोस्फेयर, स्ट्रॉन्ग डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ इसमें टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही तेज़ी से घटता है, यानी कि मेजोस्फेयर्स घटेगा। यानी कि मेजोस्फेयर्स में क्या होगा, तो मेजोस्फेयर्स में होगा यही कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर जो होता है वो बहुत तेज़ी से घट जाता है। चौथे नंबर का लेयर्स है थर्मोस्फेयर, चौथे नंबर का लेयर्स है थर्मोस्फेयर। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू थर्मोस्फेयर, फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू थर्मोस्फेयर, फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू थर्मोस्फेयर, फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू थर्मोस्फेयर, इट इन दिस लेयर एटमॉस्फेरिक डेंसिटीज आर एक्सट्रीमली लो, यानी कि थर्मोस्फेयर जो होता है वो सबसे पतली लेयर्स मानी जाती है, यानी एटमॉस्फेरिक डेंसिटी आर एक्सट्रीमली लो, यानी कि थर्मोस्फेयर जो होता है वो थर्मोस्फेयर होता क्या है, तो थर्मोस्फेयर क्या होता है, तो इन दिस लेयर एटमॉस्फेरिक डेंसिटी आर एक्सट्रीमली लो, यानी थर्मोस्फेयर जो कि थर्मोस्फेयर में जो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी होती है या फिर वायुमंडलीय का जो घनत्व होता है, वायुमंडलीय घनत्व जो होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि थर्मोस्फेयर में जो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम अर्थ सरफेस इट इज एक्सटेंडिंग ए हाइट ऑफ 80 से किलोमीटर टू अप टू 1600 किलोमीटर, यानी कि थर्मोस्फेयर का जो पृथ्वी की सतह से विस्तार होता है वो 80 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर तक पाया जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू थर्मोस्फेयर, द लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फेयर, यानी थर्मोस्फेयर का सबसे निचला हिस्सा कौन सा होता है, तो आपका आयनोस्फेयर कहलाता है। फिर से थर्मोस्फेयर का सबसे निचला हिस्सा क्या कहलाता है, तो थर्मोस्फेयर का सबसे निचला हिस्सा जो होता है वो आयनोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। द लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फेयर, यानी थर्मोस्फेयर का सबसे निचला हिस्सा जो था वो आयनोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल थ्रू दिस आयोनाइज्ड लेयर, यानी आयोनाइज्ड लेयर के द्वारा ही जो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन होता है यह पॉसिबल बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर्स, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर को हम एक्सोस्फीयर्स के नाम से जानते हैं, यानी थर्मोस्फीयर्स के सबसे बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं, तो थर्मोस्फीयर्स के सबसे आउटर लेयर को हम एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सोस्फीयर इज द लेयर एबव आयनोस्फीयर, यानी आयनोस्फीयर्स के जस्ट ऊपर ही एक्सोस्फीयर्स लेयर पाया जाता है, यानी कि आयनोस्फीयर्स के जस्ट ऊपर ही एक्सोस्फीयर्स लेयर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड्स, यानी ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ इसमें टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट,
कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर आर प्रिंसिपल गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर या फिर प्रिंसिपल गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेरिक जो वायु एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है उसमें कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं। तो एक तरफ सीरियल नंबर, दूसरी तरफ गैसेस एंड तीसरी तरफ आपका वॉल्यूम परसेंटेज में सब में दिया है। फर्स्ट पे आपका आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, तो वायुमंडलीय हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% पाई जाती है, जो कि प्लांट्स के लिए अनअवेलेबल होता है। इसी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रूट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में जो रूट्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसी को जो है वो अवेलेबल रूप में प्रोवाइड करवाते हैं, अवेलेबल रूप में फिक्स सॉइल में फिक्स करके प्लांट को अवेलेबल करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे नंबर पे आपका ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो 21% से कम पाया जाता है, यानी कि वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% से कम पाया जाता है, यानी 20.95% पाया जाता है। तीसरे नंबर पर आपका आर्गन आता है, जो कि 0.93% पाया जाता है, 0.93% तक पाया जाता है। चौथे नंबर पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जो कि 0.03% तक पाया जाता है, जिसे हम 300 से 360 ppm के नाम से जानते हैं, यानी 300 से 400 ppm, लेकिन वर्तमान समय में 400 ppm मात्रा ही वायुमंडल में पाई जा रही है। पाँचवें नंबर पे आपका नियान है, जो कि अक्रिय गैस के रूप में जाना जाता है। इसकी मात्रा कितना है, तो यानी 0.0018% तक इसकी मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट हेडिंग, कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर। सॉइल एयर में कंपोजिशन क्या क्या होता है, तो फर्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन परसेंटेज इज मोर आर लेस सेम एज एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडली के समान ही या फिर वायुमंडली से अधिक जो होता है सॉइल एयर में भी नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीजन लेवल स्लाइटली डिक्रीज एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, वायुमंडली एयर यानी वायुमंडलीय एयर की अपेक्षा जो सॉइल एयर होता है इसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है। थर्ड पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल विल बी नियरली 8 to 10 times मोर 0.25% एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल की अपेक्षा सॉइल में जो एयर पाया जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वो 8 से 10 गुना अधिक होती है। या फिर परसेंटेज में देख लेते हैं तो 0.3 या फिर 0.25% तक पाया जाता है, जो कि 10 गुना अधिक होता है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर। नेक्स्ट सेशन में हम सोलर कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।